हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत मंगोलिया के एक बहुत ही विशाल डेजर्ट से होती है। आपको बता दूं कि यह ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेतीला इलाका माना जाता है। इस जगह पर एक कंपनी काम करने आई थी जिनका मकसद जमीन से तेल खोजना था, मगर उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वह एकदम गलत साबित होती है। इस रेतीली जमीन में तेल की एक बूंद भी नहीं मिलती, जिसके बाद हार मानकर ये सारे लोग अपने घर लौटने का फैसला करते हैं। इन सभी को वापस भेजने के लिए एक प्लेन का इंतजाम किया जाता है, जिसे उड़ाने वाले पायलट का नाम फ्रैंक है। फ्रैंक के साथ उसका एक को पायलट भी मौजूद है। इन दोनों की जिम्मेदारी यहाँ मौजूद सारे लगेज और कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज को सुरक्षित बीजिंग तक पहुँचाना है। सभी लोग अपनी सीटों पर प्लेन में सवार हो जाते हैं और बीजिंग की तरफ अपनी उड़ान भरते हैं। पर तभी अचानक इस विशाल रेगिस्तान में रेत का एक भयंकर तूफान उठने लगता है। हालात देखकर फ्रैंक का को पायलट डर जाता है और पूछता है कि अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। फ्रैंक उसे समझाता है कि पीछे मुड़ने का मतलब है फ्यूल के लिए लंबा इंतजार। हमारे पास इतनी फ्यूल नहीं बची है कि हम दोबारा से उड़ान भर सकें, और मदद आने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सोचकर फ्रैंक प्लेन की ऊंचाई और ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वे इस रेतीले तूफान के ऊपर से निकल सकें। लेकिन मुसीबत यह थी कि इनका प्लेन क्षमता से ज्यादा ओवरलोडेड था। इसी वजन के कारण वे उस भयानक तूफान के बीच बुरी तरह से उलझ जाते हैं। वो लोग रेडियो का इस्तेमाल करके कंट्रोल रूम से बात करने का प्रयास भी करते हैं, मगर कोई संपर्क नहीं जुड़ पाता। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब बहुत ज्यादा रेत अंदर जाने से उनके प्लेन का एक इंजन पूरी तरह दम तोड़ देता है। अब फ्रैंक समझ जाता है कि उसे हर हाल में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी ही पड़ेगी, और वह प्लेन को तेजी से जमीन की तरफ लाना शुरू करता है। मगर तूफान के कारण सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे यह लैंडिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। जैसे जैसे प्लेन जमीन के करीब पहुंचता है, उसका पीछे का हिस्सा एक बड़ी चट्टान से जोर से टकराता है। इस टक्कर से पीछे का दरवाजा टूटकर खुल जाता है। हवा का प्रेशर इतना तेज होता है कि एक पैसेंजर सीधा बाहर उड़ जाता है और उसकी जान चली जाती है। अब उनका प्लेन बेकाबू होकर रेगिस्तान की रेत पर घिसटते हुए बहुत दूर तक चला जाता है। जब वह आखिरकार रुकता है तो अंदर का नजारा खौफनाक होता है। प्लेन में सवार 2 और पैसेंजर्स अपनी जान गंवा चुके होते हैं। बाहर अभी भी रेत का तूफान कहर बरपा रहा था, इसलिए कोई भी बाहर कदम नहीं रख सकता था। जब वह भयंकर तूफान शांत होता है तो पता चलता है कि उनका पूरा प्लेन रेत के नीचे दब चुका है। हालांकि कुछ घंटों बाद तेज हवाओं के कारण वह सारी रेत उड़ जाती है और उनका प्लेन दोबारा से विजिबल हो जाता है। बचे हुए सभी लोग डरते हुए बाहर निकलते हैं और सबसे पहले अपनी खाने पीने की सप्लाई की जांच करते हैं। तब उन्हें यह भयानक सच पता चलता है कि उनके पास जिंदा रहने के लिए केवल 1 महीने का ही राशन और पानी बचा है। उन्हीं लोगों के बीच मौजूद एक आदमी हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि वह पैदल ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। असल में यहाँ से किसी सुरक्षित जगह तक पहुँचने के लिए उन्हें कम से कम 200 माइल दूर जाना था, क्योंकि वे उड़ते हुए मंगोलिया की सीमा पार करके चाइना के किसी अनजान इलाके में आ गिरे थे। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि किसी को भी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन की कोई जानकारी नहीं थी, और उनका रेडियो भी पूरी तरह से ठप पड़ चुका था। जो आदमी वहां से पैदल जाना चाहता था वह पूरे भरोसे के साथ बताता है कि वह पहले मैराथन दौड़ चुका है और उसे हाइकिंग का भी अच्छा खासा अनुभव है, इसलिए वह आराम से यह दूरी तय कर लेगा। बाकी लोग उसे समझाते हैं कि भाई, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जो इस रेगिस्तान में सबसे ज्यादा जानलेवा और गर्म होता है। ये सब सुनने के बाद अंत में उसे भी समझ आ जाता है कि अकेले इस रेगिस्तान से बाहर निकलना बिल्कुल असंभव है। उसी रात जब सारे लोग थकावट के कारण प्लेन के अंदर सो रहे थे, बाहर एक बार फिर से तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसी दौरान डेविस नाम का एक आदमी टॉयलेट करने के लिए बाहर निकलता है। वापस लौटते समय अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। ठोकर लगने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह रेत के टीले से लुढ़कता हुआ सीधे नीचे खाई में गिर पड़ता है। उस रेतीले तूफान में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह पूरी तरह से रास्ता भूल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन हवा के शोर में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अगली सुबह जब बाकी लोग उठते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि डेविस उनके बीच नहीं है। वे सभी मिलकर उसे आसपास काफी खोजते हैं, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि वह रात के तूफान में रेत के नीचे जिंदा ही दफन हो गया था। अपने एक और साथी को इस तरह खोने के बाद सब बुरी तरह डर जाते हैं। ग्रुप में मौजूद एक लेडी सीधे पायलट फ्रैंक के पास जाती है और उससे पूछती है कि सच सच बताओ, क्या कोई हमें ढूंढने यहाँ आएगा? इसके कितने % चांस बचे हैं? फ्रैंक साफ शब्दों में जवाब देता है कि मुश्किल से 5%, मगर हम यहाँ से पैदल भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम इस बड़े रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में फंसे हैं। हमारा राशन और पानी बहुत सीमित है। अगर हमने सफर शुरू किया
तो वह सारा सामान बस 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ से भागने के बजाय मैं यहीं रुककर मदद का इंतजार करना प्रीफर करूंगा। बाहर बैठे बाकी लोगों का धैर्य अब टूटने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला। इसी डर से उनमें से 2 लोग चुपचाप वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं और अपने साथ कुछ पीने का पानी भी चुरा कर ले जाने लगते हैं। तभी फ्रैंक उन्हें देख लेता है और सख्ती से कहता है कि कोई भी यहाँ से एक बूंद पानी नहीं ले जा सकता। इसी बात को लेकर उनके बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी छीना झपट्टी में वह कीमती पानी जमीन पर गिरकर बर्बाद हो जाता है। इसी बीच एलिट नाम का एक आदमी सामने आता है। वह सबको शांत करते हुए कहता है कि मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया है जो हम सबकी जान बचा सकता है। वह बताता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से इस टूटे हुए प्लेन को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इसके हिस्सों को रीबिल्ड करके एक नया छोटा प्लेन तैयार कर सकते हैं। ये सुनकर फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम्हें प्लेन के बारे में आखिर कितनी नॉलेज है। एलिट बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि मेरा काम ही प्लेन डिजाइन करना था। असल में एलिट कौन था ये बात वहाँ कोई नहीं जानता था। वह मंगोलिया में तेल निकालने वाली कंपनी का पक्का एम्प्लॉई नहीं था। वह तो बस एक बार एरोस्पेस से जुड़े किसी काम के सिलसिले में वहां आया था और पिछले 2 सालों से उनके साथ ही रुका हुआ था। एलिट का यह सीक्रेट जानने के बाद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, मगर इस बात से उनके अंदर जीने की एक नई किरण भी जाग उठती है। सभी इस बात पर राजी हो जाते हैं कि वे मिलकर प्लेन को रीबिल्ड करेंगे। लेकिन फ्रैंक जो खुद एक पायलट था उसकी इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता। उसे लगता है कि यह सब बकवास है और वह इस काम के लिए एकदम साफ मना कर देता है। अगली सुबह पता चलता है कि जेम्स नाम का उनका एक साथी वहां से कहीं चला गया है। ग्रुप की वह लेडी उसे खोजने के लिए जाने लगती है, पर फ्रैंक उसे रोक देता है। वह कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। और इतना कहकर वह उसे खोजने निकल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते फ्रैंक उस पहाड़ी के पास पहुंचता है जहां प्लेन का पिछला हिस्सा टूट कर गिरा था। वहां पहुंचकर वह देखता है कि जो आदमी हवा में उड़कर गिरा था उसकी लाश अभी भी उसी जगह पर पड़ी है। आसपास जमीन पर कुछ गोलियों के खाली खोल भी बिखरे हुए थे। ये सब देखकर फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त जेम्स भी वहां आ जाता है। जेम्स कहता है कि इसका मतलब साफ है, हमारे आने से पहले यहाँ कोई और मौजूद था। मैं यहाँ अपनी वह घड़ी लेने आया था जो मैं इस आदमी से पोकर खेलते वक्त हार गया था, लेकिन अब इसकी कलाई से वह घड़ी गायब है। ये देखकर उन्हें पूरी बात समझ आ जाती है कि यहाँ रेगिस्तान के खतरनाक स्मगलर्स आए थे जिन्होंने मरे हुए आदमी के कपड़े और घड़ी दोनों लूट लिए। जो गोलियों के कवर वहां पड़े थे वह इस बात का सबूत थे कि उन बेरहम लुटेरों ने इनके मरे हुए साथी के शरीर पर गोलियां चलाकर अपनी प्रैक्टिस की थी। फ्रैंक तुरंत जेम्स को वापस कैंप चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स हिलने से इनकार कर देता है। वह फ्रैंक से पूछता है कि तुम उस प्लेन को दोबारा बनाने के खिलाफ क्यों हो। फ्रैंक जवाब देता है कि मैं लोगों के मन में झूठी आस नहीं जगाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि वह कभी उड़ने वाला नहीं है। इस पर जेम्स उसे समझाता है कि दुनिया का हर इंसान प्यार और सहारे की तलाश में रहता है। अगर हम इस मुश्किल वक्त में किसी को प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम जीने की एक उम्मीद तो दे ही सकते हैं, और अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो इंसान को वह करने की आजादी देनी चाहिए जो उसे सही लगता है। जेम्स की इस गहरी बात का फ्रैंक पर बहुत असर होता है और वह लोगों के साथ मिलकर प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही उसे अंदर से यकीन था कि यह काम नामुमकिन है। वे दोनों लौटकर बाकी साथियों के पास आते हैं और फिर पूरी टीम एक साथ उस प्लेन को बनाने के काम में जुट जाती है। रेगिस्तान में दिन के समय धूप इतनी तेज होती है कि बाहर काम करना मौत को दावत देने जैसा था। इसीलिए वे लोग दिन भर आराम करते और पूरी रात जाग कर अपना काम करते। लेकिन उनकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब एक रात काम करते समय वेल्डिंग की कुछ चिंगारियां सीधे उनके फ्यूल पर जा गिरती हैं। यह वही फ्यूल था जिसे उन्होंने आग और जनरेटर चलाने के लिए बचा कर रखा था। चिंगारी गिरते ही वहां एक भयंकर ब्लास्ट हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि उस धमाके में किसी की जान नहीं गई, लेकिन उनका वह जरूरी फ्यूल पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वे अपने बनाए प्लेन को उड़ा सकें। इसलिए अब जनरेटर चलाना पूरी तरह से बंद करना पड़ा। बिना बिजली के रात में काम करना मुमकिन नहीं था, इसलिए अब उन्हें मजबूरी में दिन की उस चिलचिलाती धूप में काम करना पड़ता है। गर्मी असहनीय थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिन के समय ही मेहनत करना जारी रखा। काफी हद तक प्लेन को रीबिल्ड करने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसके भारी विंग को सही जगह पर फिट करना। उनके पास कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अगर वह विंग गलती से भी रेत पर गिर गया तो उसे दोबारा उठाने के लिए उनके पास कोई क्रेन मौजूद नहीं थी। वे बहुत ही सावधानी से उस भारी भरकम हिस्से को ऊपर से खिसकाना शुरू करते हैं, मगर अचानक वह जंजीर बीच से टूट जाती है जिसके सहारे उन्होंने उसे रोक रखा था। विंग तेजी से नीचे की ओर फिसलता है और जाकर सीधा प्लेन से टकरा जाता है। यह देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं।
उस वक्त प्लेन के अंदर उनका एक साथी पहले से मौजूद था, जिसका काम उस विंग को अंदर से बोल्ट लगाकर कसना था। कुछ ही सेकंड बाद वह बाहर निकलता है और खुशी से चिल्लाता है कि काम हो गया। असल में यह किसी चमत्कार जैसा था। जंजीर टूटने के बाद वह विंग फिसल